अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील और आज की वीडियो में हम पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। इसके बाद एक और पार्ट रहता है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का। वो हमारा लास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वीडियो में 2 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, सो दैट मेक्स इट 9 पार्ट्स। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि ये जस्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात नहीं करता कि एजुकेशन में ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। नो, इट टेल्स यू अबाउट ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर्स। आप क्लासरूम में साइकोलॉजी के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आप लर्निंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। आप जैसे चाहते हैं ना, जैसे हम मोल्ड में कुछ डालते हैं ना, कोई एक मोल्ड होता है, आप उसमें जो डालें वो उस मोल्ड की शक्ल में बन जाता है। तो साइकोलॉजी हमसे ये करवाती है क्लासरूम में। साइकोलॉजी की मैं थोड़ी सी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की डिस्क्रिप्शन दे दूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बेस करती है इस चीज़ पे कि लर्निंग के प्रोसेस को साइकोलॉजी कैसे डिस्क्राइब करती है और स्टूडेंट बिहेवियर्स के बारे में साइकोलॉजी क्या बताती है। अब सबसे पहले तो आपने एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद हम लर्निंग पे आएंगे। लर्निंग में आपने लर्निंग की प्रॉपर डेफिनेशन करनी है क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में कहते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, इस तरीके से हम कह देते हैं कि ये लर्निंग की डेफिनेशन है। पर आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चेंज इन बिहेवियर इज़ नोन एज लर्निंग। एक स्टूडेंट कुछ भी कर रहा है, कोई बिहेवियर सीख रहा है, कोई मूवमेंट, कोई डेवलपमेंट उसके अंदर हो रही है, वो सारी हम साइकोलॉजी के परस्पेक्टिव में देखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि उसने कुछ अकेडमिक सीख लिया तो वो बस उसने लर्निंग कर ली। हम इसमें हर एक बिहेवियर, हर एक न्यू जो स्टूडेंट के अंदर चेंज आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लर्निंग की डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख लेनी है। फिर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग देखने। दो जो मेन हम डिस्कस करते हैं वो हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। फिर आपने थ्योरीज को देखना है। थ्योरीज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी या बिहेवियरिज्म की थ्योरीज होती हैं। इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले तो आप बिहेवियरिस्ट थ्योरी या बिहेवियरिज्म के बारे में डेफिनेशन देख लें और उसके बाद आप कंडीशनिंग की डेफिनेशन देख लें सेपरेटली। फिर आपके पास ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है और क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है। ऑपरेंट में आपने जो ज़रूर देखना है एक एक्सपेरिमेंट, वो स्किनर का है, स्किनर्स बॉक्स का। और क्लासिकल में आपने दो लोगों के एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर देखने हैं जो कि जेबी वॉटसन है, एल्बर्ट बेबी के ऊपर उनके जो एक्सपेरिमेंट था, और इवान पेवलव का। जो वो तो एक बायोलॉजिस्ट थे पर मिस्टेकनली उन्होंने कुछ देखा, मिस्टेकनली उन्होंने कुछ नोटिस किया और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में दे दी। तो ये इन दोनों के आपने एक्सपेरिमेंट्स देखने। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन, इनको भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी आपके पास है रीइंफोर्समेंट है, इसके अलावा जो है पनिशमेंट है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव पनिशमेंट्स हैं, ये आपने देखने। बिहेवियरिज्म में ओवरऑल कुछ टर्म्स है जैसे कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये भी आपने देखने। क्योंकि बिहेवियरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थॉरली एक दफ़ा देख लें। फिर यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट है कि आप जितना ट्राई करते हैं एरर कम होते जाते हैं। ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट देखना है। और यहाँ पे एक और थ्योरी ऐड कर लें जो कि मैंने ये नीचे लिखी हुई है, लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, तो ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी देख लें, कंस्ट्रक्टिविस्ट देख लें और इसको भी इम्पोर्टेंटली देख लें। कॉलबर्ग के थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंटली, यानी आपने इसको भी देखना है। ये आपका थ्योरीज का पोर्शन हो गया और साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट थ्योरीज, तो आपने किसी को भी मिस नहीं करना। थ्योरीज पे बेशक आप 2 दिन ले लें और इसको फिर अच्छे से कर लें। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कितना डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है और उसको कैसे हमने रेजोल्यूशन उसकी करनी है क्लासरूम के अंदर। अब यहाँ पे आपने डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन देखने हैं। पहले इसको डिसेबल्ड कहा जाता था, अब डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इसके साथ, यानी कि टर्म एक चेंज हो गया है। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ आप देखेंगे, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें आपके पास डिसलेक्सिया और ADHD वगैरह आ जाता है। यहाँ पे भी आपके पास डिसलेक्सिया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ आ जाता है। फिर इंटेलिजेंस का आ जाता है सारा चैप्टर। अब इंटेलिजेंस की एक थ्योरी नहीं है, इंटेलिजेंस की G फैक्टर की एक और थ्योरी भी है और उसके अलावा भी थ्योरीज हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आती रहती है पेपर्स में, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। और क्यों वो पुरानी थ्योरीज इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने उन्हीं थ्योरीज का एक्सटेंशन किया था।
यानी किसी ने 2 इंटेलिजेंसेस दी थी, किसी ने 5 दे दी। तो फाइनली जो है हार्वर्ड गार्डनर ने 11 का कॉन्सेप्ट दिया कि हर बच्चे में डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है। फिर आपके पास IQ और EQ आ जाता है। EQ क्या है और IQ क्या है, इनको कंपैरिजन में भी देखें, इसका फॉर्मूला भी देख लें IQ का, और इसका एक चार्ट भी है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितने IQ में कौन से बच्चे फॉल करते हैं वो भी देखना है। फिर आपने EQ के बारे में, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस EQ, जिसमें EQ होता है उनको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। फिर मोटिवेशन का चैप्टर आ जाता है। मोटिवेशन को देख लें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी देख लें। और उसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है मैस्लो की, उसको देख लें, वो भी मोटिवेशन के ऊपर है। फिर मेमोरी आ जाती है। मेमोरी में डेफिनेशन मेमोरी की, और सिर्फ टाइप्स ऑफ इसकी कर लें, मेमोरी की कर लें, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लास्ट में आपके पास टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें बीने ने सबसे पहले जो है इसका आइडिया दिया था टेस्ट का, IQ के टेस्ट का, इंटेलिजेंस टेस्ट का। और फिर जो टर्मन थे उन्होंने बीने के ही आइडिया को ज़्यादा पढ़ के और अच्छी तरीके से एक प्रॉपर फार्मूला दिया था IQ का, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज वाला फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपने वेशलर स्केल देखना है, जिसमें WAIS और WISC, ये आपने दोनों स्केल्स इनके देख लेने। तो ये आपका साइकोलॉजी का पोर्शन जो है डन हो जाता है। अच्छा, लास्ट में आपके पास टाइम बच जाता है तो बिहेवियरिज्म में आप क्लार्क हल की कंट्रीब्यूशन भी देख लें, क्या पता वो भी आ जाए, क्योंकि बिहेवियरिज्म एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। अब साइकोलॉजी के सोर्सेज पे बात करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक समझने वाला सब्जेक्ट है, तो आपने यूट्यूब को प्रेफर करना है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आप सेपरेटली हर टॉपिक के इंटरनेट पे आप उसको ब्राउज़ कर लें और वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपने क्वेश्चंस देखने तो फिर आप HEC से देख लें, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स में से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू पीपल आर enjoying these videos. If you are, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.